अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपकी अदालत में। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज हमारी मेहमान हैं एक डांसर, एक समाज सेवी, एक प्रवचन देने वाली महिला जो राजनीति में अभी अभी आई हैं। इनके बारे में लोग उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हैदराबाद से बीजेपी की कैंडिडेट हैं लोकसभा के लिए और इनके सामने हैं असदुद्दीन ओवैसी। सो प्लीज वेलकम हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता। और ये तालियां बजते रहे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारी आज की जज की। हमारी आज की जज बहुत खास हैं, पूरी दुनिया में अपने क्लासिकल डांस के लिए फेमस हैं। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये भरतनाट्यम और ओडिशा शैली की गुरु हैं। प्लीज वेलकम सोनल मानसिंह। इससे पहले कि हम आज का मुकदमा शुरू करें, हमारी आज की जज राज्यसभा की मेंबर सोनल मानसिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं इल्जाम लगाऊं माधवी लता पर, एक नजर डालेंगे माधवी लता के पॉलिटिकल करियर पर, इनके सामाजिक कामों पर। हैदराबाद की रहने वाली माधवी लता जबरदस्त ऑरेटर हैं, भरतनाट्यम डांसर हैं, पेंटर हैं, सिंगर हैं। आजकल पूरे देश में माधवी लता की चर्चा है क्योंकि ये हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा के लिए बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने उस सीट पर चुनौती स्वीकार की है जहां ओवैसी परिवार का पिछले 40 साल से कब्जा है। This time he's shaken. He's shaken to the extent that he's changed his language. भाई, आप भाषा बदल दिए हो। आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। माधवी लता हैदराबाद में एक हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं, कई चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं। माधवी लता एक जानी पहचानी सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने हैदराबाद में हेल्थ कैंप लगाए, टॉयलेट्स बनवाए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, गर्ल्स एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, लेकिन उस काम में भी उन्हें लड़ना भिड़ना पड़ा। ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ये तो ब्रिटिश रूल से भी बदतर है, या मुगल के औरंगजेब के रूल से भी बदतर है। लगता दोनों मिल गए यहाँ पर। माधवी लता सनातन धर्म पर धारा प्रवाह बोल सकती हैं। उनके प्रवचन भी मशहूर हैं। इनके गाए भजन सुनकर लोग भक्ति में डूब जाते हैं। अम्मा महाशक्ति, दुर्गा महाशक्ति, अम्मा महाशक्ति, दुर्गा महाशक्ति। हैदराबाद के निजाम कॉलेज से ग्रेजुएट और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए, माधवी लता आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। माधवी लता जी, आप नई हैं, राजनीति में अभी अभी आई हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार कसम खा के कहें, आपकी अदालत में जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं अपने काशी विश्वेश्वर के नमन करते हुए कहूंगी, नमस्ते गस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। हे शंकर भगवान, मुझसे वही कहलाना
जो सच है, जो सच है, जो सच मात्र है। जब आपने वादा किया है और भगवान का नाम लिया, तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम माधवी लता। आपकी अदालत में हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर आरोप है कि ये लाइफ में डबल रोल प्ले करती हैं। अब माधवी जी, आप राजनीति में नई नई आई हैं, अभी आपका मंत्रोच्चार सुना तो आपका एक रूप देखा, आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था तो मुझे लोगों से पूछना पड़ा। हैदराबाद में एक फिल्म स्टार है, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई संभल के रहना, ये फ्लावर नहीं फायर है। मैं तो माता रानी का अनुष्ठान करती हूँ और जहाँ तक मैंने अपने जीवन में देखा है, माता रानी एक सीधी सादी मंगल गौरी और पार्वती बनकर भी बैठती है, पति का सेवा भी करती है, बच्चों का लालन पालन भी देखती है, जरूरत पड़ा तो महिषासुर मर्दिनी भी बनती है। वो फ्लावर भी है, फायर भी है साहब। हम वही हमारे रोल मॉडल है। देखिए, अभी हमने हैदराबाद में देखा 50% गलियां ऐसी है जहां पर लोग नहीं जाते, आप वहां भी घुस जाती हैं, तो डर नहीं लगता है? सब मेरा जन्म देने वाला भी भगवान है और मुझे मृत्यु देने वाले भी भगवान में, बीच में ये लोग कौन है? जब भगवान स्त्री का जन्म देते हैं तो मातृत्व उनके अंदर इसीलिए भर भर कर देते हैं ताकि वो लोगों की पीड़ा समझ सके, एक माँ बनकर। और एक माँ अपने बच्चों के लिए जब कुछ करना चाहती है, शेरनी तक नहीं कतराती है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। ये लोग कौन है साहब हमको रोकने वाले, दर्द और गरीबों की मदद करने के लिए? डर तो मैं जानती नहीं। आप जहां पहुंचती हैं तो लोग भागते हैं कि अम्मा आ गई, गुंडे भागते हैं और पुलिस भी डरती है। अभी एक ऐसा किस्सा हुआ था, चंगी चरला बोलकर एक जगह है। दर्दनाक बात तो ये है, वहां पर 7 से लेकर 8 महिलाएं जब होली खेल रही थी, उनके ऊपर कुछ अत्याचार हुए थे। उन चंद नौजवान जो मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर आ रहे थे, उनके वजह से, और पत्थर फेंका और सर फूट गया उनका। ये मुझे सुनने आया, मैं निकल रही थी तो किसी मुझसे कहा, अम्मा ये तो आपके कॉन्स्टेंसी नहीं है। तो बोले ऐसा भी कुछ चीज़ होते हैं इस दुनिया में कि आपका कॉन्स्टेंसी नहीं है इसलिए आप किसी का मदद नहीं करोगे? मैं बोली वो मेरे कौम की है, वो औरत है, मैं औरत हूँ, मैं जाऊँगी। इस बात को लेकर मैं जब निकल पड़ी, तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक मेरा गाड़ी पहुँचा तो पुलिस मुझे रोक दिए। मुझे देखते ही सारे गाड़ियाँ निकल रहे थे, एकमात्र मेरे गाड़ी रोक दिए वो लोग। मैं पूछे भाई ऐसा क्या है, आप मुझे क्यों रोके? तो वो कहते नहीं आप नहीं जा सकते हो। आप सुनिए, आप नहीं जा सकते हो। मैं बोली ऐसा कहीं लिखा है? पर ऐसा क्या बात है जो मुझे नहीं जाने देते? तो मैंने बताया ठीक है, 4 पहियों का गाड़ी तो आप रोक लिए, अभी 2 पहियों का गाड़ी तो आप नहीं रोक नहीं सकते। तो मैं निकल पड़ी रोड पे, मेरे साथ ही निकल पड़े। मेरे पीछे 10 पुलिस भागने लगे। मैं बोली भागने दीजिए, थोड़ा चर्बी कम हो जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बाद में बोले अम्मा प्रणाम, अब गाड़ी लेके निकलो, क्योंकि रोड पे हमको चाहने वाले रुक गए थे तो डर गए थे लोग, और हमारा गाड़ी निकल गई, बैठ के हम आगे बढ़े। और जिस जगह पे ये चंगी चरला का हादसा हुआ था, हम अंदर जाना चाह रहे थे, बैरिकेड डाल दिए। मुझे देखते फिर 15 पुलिस आ गए वहां पर। तो सामने से युवा आ रहे थे, थके कि कुछ कर नहीं पा रहे थे वो लोग। जैसे मुझे देखे, अरे अम्मा आ गई रे, द काइंड ऑफ वो लोग चिल्ला के, इतना हिम्मत आया उनमें। तो पुलिस कह रहा था यहाँ कुछ नहीं बात कर सकते। तो एक नौजवान ने कहा मुझे देखकर, अरे वहां पे बात नहीं करना, यहाँ पे भी बात नहीं करना, कब तक चलेगा आपका जुल्म? मुझे देखकर उसका आवाज उठी है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं किसी का हिम्मत बन सकती हूँ सच को बाहर लाने के लिए। वहां जो गुंडे थे वो भागे, वो उन्होंने कहा कि साड़ी में डॉन आ गई। जो लोग आपकी तारीफ कर रहे थे वो कह रहे थे लेडी सिंघम आ गई। शायद जरूरत है, नीड ऑफ द आवर। आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो लेकिन ये अभी आप ऐसी हैं कि बचपन से ही ऐसी थी आप? हाँ, कई लड़कों ने मेरे से मार खाई है। ताज मैं बड़ी ट्रेडिशनल पोशाक में रहती थी। और आप कैसी दिखती थी बचपन में, उसकी तस्वीर मेरे पास में है, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कहाँ से ला लिए साहब, हमारे पास तो नहीं है।
बड़ी मुश्किल से ये तस्वीर ढूंढने से मिली है। ये आपकी अलग अलग वक्त की तस्वीरें हैं। एनसीसी कैडेट थी तब की भी तस्वीर है और बचपन की बिल्कुल छोटी थी तब की तस्वीर है। ये कैसे मिले आपको? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 1998, मैं गलत नहीं हूँ, सितंबर के महीने में इतना बड़ा बाढ़ आया था पहली बार हैदराबाद में कई सालों के बाद। और मैं EWSH के घर में रहती हूँ, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हाउस, जो आज SC ST और बहुत ही आर्थिक रूप में जो छोटे होते हैं उनको ये घर दिया जाता है। मैं उस घर में पल के बड़ी हुई हूँ। हमारा घर हैदराबाद ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के याकतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में संतोष नगर में रहता था और हमारा घर 3 फीट नीचे होता है और रोड ऊपर से जाता है। और इतनी बारिश आ गई कि पूरा पानी घर के अंदर आ गया और मेरे कमर तक पानी आ गया था ऐसा। तो मेरे समझ में नहीं आया कि मेरे सारे फोटोज ऑलमोस्ट, मैं अभी तब मेरे हिसाब से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रही थी, 15-20 एल्बम्स पूरे पानी में बह गए। मेरे पास एक फोटो नहीं है। रजत जी आप तो बड़े होशियार निकले, इतने सारे फोटोज पता नहीं कहाँ से ले लिए। आप मुझे भी एक कॉपी दे दीजिए। अच्छा लग रहा खुद को देखकर, क्योंकि मैं भूल गई थी वो माधवी कैसी दिखती है। नहीं, बिल्कुल मैं आपको शेयर करूंगा। और आपको बता दूं कि इनको ढूंढने में काफ़ी मशक्कत हमारी टीम को करनी पड़ी। लेकिन ताजुब की बात तो ये है रजत साहब, आज भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वैसी है, आज भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वैसी है। मेरा उम्र, जो सबसे छोटा फोटोग्राफ आप दिखा है वहाँ पर, मैं 3 साल की हूँ और टुडे ऑलमोस्ट आई एम 50 ईयर ओल्ड। कुछ नहीं बदला रजत साहब वहाँ पर। क्या नहीं बदला? अभी भी जब बारिश गिरता तो वही हालत है। आज भी EWSH से छोटे घरों में लोग रहते हैं और इतना सेक्युलर है वहाँ का राजनीति कि बेचारे मुसलमान भी इतने गरीब है जितने हिंदू हैं वहाँ पर। दाग देना चाहिए कि उन्होंने सेक्युलर रहना तो नहीं तोड़ा साहब, गरीबी में भी सेक्युलरिटी दिखा दी उन्होंने। दाग देना पड़ेगा इस बात को। आज भी वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, आज भी वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, आज भी बच्चे डरते हैं मोहल्ले में चलने के लिए। तो क्या यादें हैं, कैसा माहौल, कैसा वातावरण होता था उस समय उस ओल्ड सिटी में? ज़्यादा दूर क्यों साहब, मैं खुद अपने घर के बारे में बात करती हूँ। मेरे घर के सामने जो रोड है, तो हम सब तो तब साइकिल पे चलने वाले थे। मेरे पिताजी को तो एक साइकिल था, वो छोटे से एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में स्टोर से इंचार्ज थे। लेकिन जब भी कोई त्यौहार होता था, मुसलमान के रहने दीजिए या हिंदू के रहने दीजिए, लोग बड़ी मज़े में अपने त्यौहार मनाते थे। और पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी इसलिए रोड बड़ा दिखता था, या सही में रोड बड़ा था काफ़ी। आज इतने सालों के बाद जब वही रोड में मैं निकल पड़ी तो रोड के ऊपर घर आ गए और जिस मोहल्ले में 100 हिंदू थे, आज सिर्फ 5 हिंदू के घर हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं 1990s में 80s में जो कम्युनल राइट्स हुए थे, रात भर हमको डर लगता था कि मैं बहुत छोटी थी और घर के हर एक आदमी पुरुष जो भी बड़े हैं एक डंडा लेकर उनको पहरी मारना पड़ता है और घर के औरत को मिर्ची हाथ में लेकर पोटली बनाकर तैयार रखना पड़ता था। अब पूछिए क्यों? पता नहीं, आधी रात को कौन एक अलग जगह से आ गए 10-15 लोग और सर फोड़ देंगे, तो कोई भी आवाज़ से एकदम चौंक के उड़ जाती थी। इतने सालों के बाद सच्चाई तो ये है, तब कम्युनल राइट्स होते थे, अब पॉलिटिकल राइट्स हो रहे हैं। फर्क कुछ नहीं रहा। लेकिन माधवी जी, हम तो हैदराबाद को जानते हैं IT सिटी के तौर पे, दुनिया में इसका नाम है। जिस हैदराबाद के बारे में आप बात कर रहे हैं वो तेलंगाना राष्ट्र का कैपिटल सिटी है, और जिस हैदराबाद के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बदनसीबी तो ये है कि वो लोकसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसके दरमियान 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं। NASSCOM ने पिछले साल बताया है कि तकरीबन 3 लाख नए IT जॉब्स पूरा देश भर में भर्ती होते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 1,20,000
1,20,000 नौकरियां सिर्फ तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में भर्ती होते हैं। और आप सबको ताजुब होगा, उसमें से 2-3% भी हैदराबाद का लोकसभा पार्लियामेंट से भर्ती नहीं होती है। और जिस किसी ने आईटी जॉब ला ली है, समझ लीजिए किसी भी हालत से अच्छे पढ़कर कुछ भी उटपटांग कर कर मेहनत कर कर उसके बाद वो हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट से निकल जाते हैं, हाईटेक सिटी चले जाते हैं साहब, क्योंकि उनको रहना नहीं है, उस जिल्लत में नहीं रहना है, उस गरीबी में रहना है। आप कहती हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको मदरसों में जाना चाहिए, मदरसों में बेहतर एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन मेरी जानकारी है कि आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं आपने अपने बच्चों को घर में बैठा के पढ़ाया। साहब, जब मैंने अपने बच्चों को घर में बिठा के पढ़ाया है, मेरा पहला कारण ये था कि मेरे बच्चे रोते रोते कभी स्कूल नहीं जाना था मुझे। जब बच्चे हंसते खेल सकते हैं, हंसते हंसते कैडबरी खा सकते हैं, हंसते हंसते सिनेमा देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, तो हंसते हंसते बताइए पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। मैं 25-30 साल तक टीचर रह चुकी हूँ, तो मुझे हर वक्त ये सवाल था कि बच्चे हंसते हुए क्यों नहीं पढ़ सकते। और मैं जिस क्लास में भी जाके पढ़ाई करवाई बच्चों से, एक भी बच्चा आज तक रोया नहीं है। और दूसरी बात मदरसों का आता है तो उनके माँ बाप कहाँ इतने पढ़े लिखे हैं साहब, अगर होते तो आज क्या ये हालत होती। मदरसा में बच्चे इसलिए जाते हैं कि उनके माता पिता कम से कम 5वीं कक्षा और 6 कक्षा भी नहीं पढ़े हुए रहते, 6वीं कक्षा। तो मेरा जो ये एग्जाम्पल है साहब, काश वो उन मदरसों के बच्चों की ज़िंदगी में होती तो सबसे पहले मैं ही खुश रह जाती। उन मदरसों को जो चलाने वाले लोग हैं, जिन मुस्लिम महिलाओं के पास आप बार बार मिलने जाती हैं, वो लोग कहते हैं कि ये माधवी लता हमारे यहाँ आकर के महिलाओं को भड़काती हैं उनको कहती हैं घरों से बाहर निकलो। अच्छा। आप उनको कहते हैं कुछ काम करो। हाँ। वो आप उनको कहते हैं बच्चे पैदा मत करो। साहब, मैं आपके 3 सवालों का इसी सीक्वेंस में जवाब दे दूँगी। पहली बात तो यह है, जिन मदरसों को मैं खाना भिजाती हूँ, मेडिकल कैंप्स फ्री में करवाती हूँ, उनको दवाइयाँ फ्री में देते हैं हम लोग, और उनको रोज़ा के टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे भी हम खाना भिजाते हैं, ब्लैंकेट्स देते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स देते हैं, अलमारियाँ भिजाते हैं। लेकिन आप चौंक जाएंगे जब ये लोग हमसे कहते हैं माँ ये सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी मत बताना हमारा मदरसा का नाम क्या है और हमारे बच्चे और हम कैसे दिखते हैं, क्योंकि हम मोहल्ले से हमको डरावनी चेतावनी आते हैं कि खबरदार आप बाहर से किसी से कोई मदद लिए। एक तरफ की सच्चाई ये है। और कोई मौलाना साहब भी है तो ऐसे है कि कहते हैं कि अगर आप में से कोई आएंगे यहाँ पर तो आपके टांग तोड़ देंगे। मेरे ही टीम मेंबर्स को बोलते वो बात, चुपचाप आप देना है, चुपचाप आपको वहाँ से निकलना है। अब आपकी दूसरी बात पे हम आएंगे कि हम औरतों से ये नहीं कहते आप बच्चे पैदा मत करिए, हम ये कहते हैं उनसे आप कितनी भी बच्चों को पैदा करिए, पांडवों को पैदा करिए, कौरवों को पैदा मत करिए, कहते हैं हम साहब उनसे। हम ये कहते हैं उनसे कि आप बच्चों को भी पैदा करें, लेकिन उनको खाना नहीं दे रहे आप, उनको कपड़ा नहीं दे रहे आप, उनको पढ़ाई नहीं दे रहे आप, तो देश के लिए किसको दे रहे आप? क्योंकि सिर्फ एक माँ ही जान सकती है कि और एक माँ की दर्द कि माँ आप बच्चों को पैदा करो लेकिन देश के लिए नाज बनाइए उनके। एक छोटा सा बच्चा जिसको पता तक नहीं है उसने क्यों इस धरती पे आया है, वहां तक उसकी जिंदगी चली जाती है जहां पीछे पलट के मुड़ने के लिए थोड़ा भी गुंजाइश नहीं बच जाती है। बस ये बात सिखाती मैं औरतों को। जब आप ऐसी बातें कहती हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं ये हैदराबाद को बदनाम कर रही हैं, ओल्ड सिटी को बदनाम कर रही हैं। वहाँ की लड़कियों के बारे में आप कहते हैं यहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ बेची जाती हैं। साहब, एक 15 दिन की पहले की बात है, एक लड़की मिडिल ईस्ट से अपने मम्मा को, अपने वालिदा को फ़ोन करी थी हैदराबाद को, मम्मा आप अभी दावत दे दीजिए वहाँ पर, अगर पैसे हैं तो आपकी बेटी को 18 बार शादी हुई है। ये सच्चाई है साहब। 16 साल की लड़की को एक 70 साल की इंसान से शादी होता है अरब से। क्या लड़की अपनी घर की लड़की भी लड़की नहीं होती? ये मज़हब कहाँ से आया साहब? लड़की तो सभी की लड़की होती है। मेरे भी 2 लड़कियां हैं, मजाल किसकी को ऐसा करे। मैं ये समझाती हूँ उस औरतों को
मैं अपनी लड़की को 21 साल तक शादी ना करूं? मैं अपनी लड़की को इतना अच्छा पढ़ा के बड़ा करूं? एक माँ और एक माँ के बीच में ये मज़हब नहीं आता साहब। सिर्फ लड़की प्यार, अच्छे ससुराल में जाए, एक शानदार एक इज्जतदार लड़के से ब्याह करवाए, पढ़ी लिखी हो और उनकी घर गृहस्थी अच्छी बसे। बस यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आप चौंक जाते हैं, ऐसा बहुत सारे गलियां हैं, गरे हैं जो पसमंदे के हैं, जिनकी आवाज़ 4 दीवारों से बाहर नहीं निकलती है, जो गरीबी में दलदल में 2 बार 3 बार 4 बार शादियां करवा देते हैं, क्योंकि वो पैसों से पीछे 8 या 7 बच्चों की खाना मिलती है उनको। तो कोई लड़की बिक जाती है साहब किसी घर में खाने लाने के लिए। आप जब इस रूप में आप बिंदी लगा के, रुद्राक्ष पहन के, मांग में सिंदूर भर के मुस्लिम इलाकों में जाती हैं, उन गलियों में जाती हैं, तो घुसने देते हैं आपको? 8 साल से मैं खास कर इसी मुसलमान के गलियों में काम कर रही हूँ। मैं एक बार भी, सच्चाई आज मैं बयान कर रही हूँ, एक बार भी एक मुसलमान औरत या परिवार मुझसे ये नहीं कहा कि आप कैसे आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। हाँ, अब मुझे सच बात करना पड़ेगा। हमारे प्यारे असद जी के लोग आते थे हमारे राशन का थैलियाँ ढूंढने के लिए। कौन है हिनू, कहाँ से आए नू, क्या कर रही है सब, क्यों कर रही है सब। और अक्सर मेरे ड्राइवर्स डर जाते थे, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ 2 या 3 लोग आते थे मेरे साथ काम करने के लिए। और जब भी मैं इनके पास जाती हूँ, इन औरतों के पास, उनके दर्द समझने के लिए, उनके दुख समझने के लिए, मैं खाली हाथ नहीं जाती हूँ। 1 महीने का राशन लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझसे मिलने के बाद कोई माँ अपना घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बस इसलिए वो बच्चे को खाना मिले, मैं लेके जाती हूँ। जनता में से हम सवाल पूछना चाहते हैं, कोई लोग सवाल पूछना चाहते हैं? हैदराबाद के गुंडे और जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे जो गुंडागर्दी करते हैं, उनसे लड़ने की हिम्मत आप में कहाँ से आती है? ये मेरी हिम्मत अकेली का नहीं है। इतने सालों से जो हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही तरह से लड़ते आए, मैं उनसे तो महान नहीं हूँ बच्चा। वही शायद मुझे हिम्मत दिए है। अगर यही सोचते जाएंगे इंसान, तो क्या आज हम स्वतंत्र भारत देश में ऐसे बैठे हुए दिखते? किसी ना किसी को आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो मैं हूं, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूं। लेकिन आपके हिम्मत के किस्से सिर्फ गुंडों से लड़ने में नहीं है। मैंने सुना कि जब शादी करने का मौका था तो अखबार में विज्ञापन देखा, लड़का पसंद आया, अकेली चली गई उसके घर में। आप ऐसे कह रही जैसे एक लड़का लड़की के घर में चले गया। मैंने पति के घर में नहीं घुसी हूँ। हाँ, जब उन्होंने विज्ञप्ति डाले थे, ही इज एन IITian फ्रॉम चेन्नई, बड़े इंटरेस्टिंग ऐड डाले थे उन्हें शादी के बारे में। और मुझे 25 साल आ गई थी और मैं शादी नहीं कर रही थी। मेरे पापा थक गए थे मेरे लिए लड़का ढूंढते ढूंढते, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट था, मेरा भी कुछ कम नहीं था। सबसे पहला ये था कि वो दहेज नहीं लेना है और उन्होंने खुद आके उनके खर्चे से मुझे शादी करके लेके जाना है। मैं बोलती अरे पूरे वेद बोलते हैं महालक्ष्मी को घर ला रहे, तो महालक्ष्मी खर्चा करके थोड़ी किसी के घर जाती है। खर्चा तो वो करना चाहिए ना महालक्ष्मी को लेके जाने के लिए। और भगवान की दया ऐसी हुई, ऐसा लगता है स्वयं काशी के विश्वेश्वर स्वयं आ गए, क्योंकि मेरे पति का नाम भी विश्वनाथ शर्मा जी है। तो पूरे शादी का खर्चा स्वयं उठाकर मेरा डोली लेके घर लेके गए। 1 भी रुपया मेरे मायके ने खर्चा नहीं किया और मैंने करने नहीं दिया। आपने शादी का सीक्रेट बता दिया, अब ये भी राज बताइए कि राजनीति में कैसे आई आप? सब कितने ताजुब आप है उतने ही ताजुब मैं भी हूँ। आप सब लोग देख रहे थे होंगे ना, जब लोकसभा के नाम कह रहे थे टीवी में, चैनल्स में, मैं भी आप ही के साथ देख रही थी, मेरे पति और बच्चों के साथ बैठकर। स्क्रोल में मेरा नाम आ रहा था और मेरा नाम बोल रहे थे। मेरे समझ में नहीं आया को मेरा ही तो नाम है ना। मैंने एक बार ऐसा की, मेरा अपने आप को, वो मेरा ही नाम था। बस इतना ही मैं जानू साहब, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती।
आप कह रही हैं कि आप कभी बीजेपी के किसी लीडर से नहीं मिली, कभी मोदी जी से नहीं मिली, सीधे आपको लोकसभा में वो भी ओवैसी साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया। साहब मैं भाग्यशाली समझती हूँ, अगर इसके पहले मोदी जी का दर्शन हो जाता था मुझे उनका दर्शन नहीं हुआ साहब, मैंने सिर्फ टीवी में देखा है और ये टिकट मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कारण तो उनका दर्शन हो गया मुझे। बस वो इस युग के महायोगी है वो। और बिना मेरा सूरत देखे, बिना मुझे जाने पहचाने, सिर्फ मेरा काम देखकर, मेरे बारे में मेरे 20 साल का चैरिटेबल वर्क्स देखकर, मैंने 1008 नॉर्मल डिलीवरीज फ्री डिक्लेयर किया था पूरा हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को 8-10 महीने पहले ही। ये सब भी जानकर मैं क्या बताऊं उस शख्स का जिसका नाम है मोदी भाई, वो दिल्ली में बैठकर देखे नहीं मुझे, सिर्फ जाने मेरे बारे में, और उनको लगा कि ये लड़ सकते हैं असद से और उन्हें टिकट दे दिया। अभी बताइए इससे अच्छा ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स क्या हो सकता है? मैं तो चौंक गई साहब, आई एम टोटली फ्लैट। बिकॉज मैंने चौंक गए, आपका नाम आया तो सब लोग गूगल सर्च करने लगे ये कौन है, किसको टिकट दे दिया। साहब ऐसे कह रहे हैं जो हिंदी मूवी में वो कौन थी। साहब हम भूत तो नहीं है, हम इंसान हैं और कुछ अच्छा करने आए। ओवैसी साहब भी आजकल ये कह रहे हैं कि वो कौन थी, उसको लेकर कुछ इल्जाम मेरे पास में है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में माधवी लता पर इल्जामात और सवालात का एक और లేచింది నిద్ర లేచింది మహిళా లోకం దద్దరిల్లింది पुरुष प्रपंचम। इसका मतलब है जाग गई औरत और हिल गया पुरुष वहां के। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान एक सरप्राइज गेस्ट हैं, नाम है माधवी लता। माधवी लता पर अगला इल्जाम। आपकी अदालत में हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर आरोप है कि ये ओवैसी साहब के पीछे पड़ गई हैं। अब देखिए माधवी जी, जुम्मा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं और आप उस आदमी को पकड़ रही हैं जो 40 साल से जिनके परिवार का हैदराबाद की सीट पर कब्जा है, उनको कोई हिला नहीं सकता है। 3 लाख वोट से जीते थे वो पिछली बार। हाँ साहब, अगर हमारे पास भी ऐसे बोगस वोट्स होते हैं तो हम तो 4000 साल जीतते ही चले जाएंगे ना साहब। क्या करें, हमारे पास तो बोगस वोट्स है ही नहीं है। जिसके पास 6,20,000 बोगस वोट्स हैं, एक एपिक नंबर आप टाइप करोगे तो उस एपिक नंबर के दौरान इलेक्शन साइट पे आप 2 जगह वोटर आईडीज पाओगे साहब। चंद्रायण गुट्टा, याकुतपुरा, चारमीनार। ऐसा 1,60,000 वोट्स है उनके पास। तो आप कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीतते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात, कतई नहीं डरूंगी। तो इसका मतलब इस बार वो फिर वो 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे? साहब नहीं, 1,50,000 से हार जाएंगे वो, हार जाएंगे साहब, देखते रहिए आप, हरा कर रहेंगे हम। माधवी जी, ओवैसी साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो बैरिस्टर हैं, वो चाहते तो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो गरीब के लिए, मजलूम के लिए काम कर रहे हैं। और उनके भाषण सुनता हूँ, वो कहते हैं कि गरीब की आंख का आंसू, हैदराबाद के लोगों का, वो मेरी आंख का आंसू है। साहब मुझे पता था रजत साहब आपको बहुत अच्छा, बड़ी नरम दिल है उनके तरफ से। तो इसीलिए मैंने प्रिपेयर करके प्रूफ्स के साथ आपके सामने आ गई। साहब ये लोग इलेक्शन कमीशन के सामने ये दिखाते हैं जगुआर लैंड रोवर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर TF09CFTR1174 टू द चीफ इलेक्शन ऑफिसर। इसमें लिखा हुआ है, जिसमें असदुद्दीन जी का नाम लिखा हुआ है इन द ब्रैकेट। कहानी सिर्फ शुरू हो रही है, मजा अब आएगा, मजा अब आएगा। ये अंडर रजिस्ट्रेशन आप देखिए, किंग्स रेडियो एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर यही गाड़ी रजिस्टर्ड है। अब और एक बात दिखाएंगे आपको फटाफट। ये है वो किंग्स
जिन पे आईटी राइड्स हुए घर पे, हैदराबाद बेस्ड रियल एस्टेट फर्म के लोग हैं ये लोग, जिन पे ईडी राइड हुआ है। और स्वयं इनकम टैक्स कहती है द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सस्पेक्ट्स दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनअकाउंटेड मनी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी थ्रू बिजनेसमैन। यही इनके ऊपर शेल ट्रांजैक्शंस अंडर विजिल हुआ है। साफ साफ यहां कहते हैं शाहनवाज ऑफ फलकनुमा is the businessman who has floated King Radio Exim, जिनका नाम आरटीए में अपना रोड ट्रांसपोर्ट उसमें जागवार के लिए है। वही गाड़ी असदुद्दीन जी इलेक्शन कमीशन को सबमिट करते हैं, ये मेरा गाड़ी है। आपने लिंक समझ लिया है। अब यही किंग्स कॉलोनी लेआउट के शास्त्रीपुरम में पूरा किंग्स लेआउट किए थे यही लोग जो गलत काम कर कर पैसे कमाते हैं। और शास्त्रीपुरम में असद जी का 7 एकड़ मंजिल है। और यही असद जी इलेक्शन कमीशन को 2017 और 2018 में सबमिट करते हैं, साहब हमारा साल का कमाई सिर्फ 10 लाख है साहब। लेकिन वही असद जी 2018 में बेटी का शानदार एंगेजमेंट करते हैं 6 करोड़ लगाकर। अब बताइए तो 6 करोड़ रुपए एंगेजमेंट। हाँ जी, हम कौन होते हैं कुछ कहने के लिए। ये देखिए रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है साहब 6 करोड़ खर्चा करते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट द फैमिली हैज स्पेंट 6 करोड़ ऑन दिस इवेंट एंड ओनली 1.25 करोड़ स्पेंट ऑन इंपोर्टेड दुबई गोल्ड प्लेटेड प्लेट्स विथ 450 टाइप्स ऑफ फूड। अब कहानी यहां पर नहीं रुकती है साहब, आगे बढ़ेंगे। अब इसके ऊपर इलियास शमशी जो बहुत एक रिफॉर्मिस्ट है, ऐसे कि नहीं कि मुसलमान में ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनके बारे में भी हमको जानना चाहिए। ये फ्रंट ऑफ इंडिया, रिफॉर्म्स फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं और ये कहते हैं असद साहब, यू ऑफ्टन हैव मेंशन्ड इन योर स्पीचेस, जाओ पढ़ो शहजादे जन्नत की शादी कैसी होती है। अब इनके स्पीचेस में ये कहते हैं कि ईरानी चाय पर एक बिस्किट देकर शादी करना चाहिए। अब खुद की बेटी के लिए शादी भी नहीं, निकाह भी नहीं है, वो एंगेजमेंट है। एंड ऑल ऑफ अस नो दैट कुरान अंडर मोहम्मद प्रॉफेट हैज नेवर एनकरेज्ड एंगेजमेंट्स। देयर इज नो a process called engagement. नहीं साहब, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, 1 मिनट। आपने नहीं बोला ना स्वयं शेरनी को ला लिए हैं, तो शेरनी कहाँ बोलने देगी आपको। Therefore it is being felt as if now not possible to draw this community out of poverty because this is a fitna. And fitna is that one rich person spends lavishly and everyone else starts to imitate him casually. Those who do not have money, जिनके पास पैसे नहीं है, choose sources like begging, theft, corruption or even selling out their assets. लेकिन वो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल चलाते हैं जिनमें गरीबों को इलाज मिलता है, उनके जो स्कूल कॉलेज है उसमें गरीबों को पढ़ने के लिए मिलता है, उनको नौकरियां दिलवाते हैं। साहब कभी आपने जाकर उनके रजिस्टर्स देखा है कितने गरीबों को फ्री में दिया है? वो लोग बोल रहे, आप सुन ले रहे। कभी आपने जांच पड़ताल की है? साहब मेरे पास एक बंदा आया था, एक मुसलमान बच्चा, क्योंकि मैं जब चैरिटी काम करती हूँ तो मेरे पास आकर बात करते हैं। तो वो बच्चा मेरे पास आकर, मुझे नहीं पता था उनके बैकग्राउंड, वो हैदराबादी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि काफ़ी रिस्क होता है हम किसी के नाम लेते हैं। तो जब बच्चा मेरे पास आया बहुत उदास था, तो मैं बोली क्या बात है रे, क्या हाल है, क्यों ऐसा है तू? तो मेरे मेडिकल कैंप्स को मदद करता था बच्चा। तो बोले क्या करूं माँ, मेरा तो अभी ये फाइनल ईयर है MBBS का, ख़त्म हो जाएगा तो मुझे आगे पढ़ना है। मैंने बोला कौन सी बड़ी बात है, हमारा तो विरिंची हॉस्पिटल्स है, हम DN भी देते हैं बच्चों को, तो अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्डियोलॉजी ज्वाइन कर लो, हम कार्डियोलॉजी में आपको सीट दिलवा देंगे। तो बोले बस इतनी आसान? मैं बोले आप पसमंदा से आते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है साहब,
आप देश के लिए कुछ करो, बनो, आई विल गिव यू सीट। देन ही हैपन टू टेल मी, इतनी आसान होता है किसी को अपना हॉस्पिटल रख के किसी को मदद करना। मैं बोली हाँ। तो बोले आपको मैं तब एक कहानी समझाता हूँ, सुनिए आप। बता क्या, जब वो मेडिसिन सीट पढ़ना चाह रहा था, वो अपने अब्बू के साथ असद जी के पास गए और बोले असद जी बड़े भाई मुझे मेडिकल सीट दिला दीजिए, मैंने एमसेट पास किया है लेकिन बहुत बड़े नंबर से पास किया है, मुझे गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलेगा, आपके डेक्कन मेडिकल कॉलेज में मुझे सीट दे दीजिए। तो उसने बताया कि 60-70 लाख होगा। तो उन्हें बोले उतना नहीं दे सकता साहब, 31-40 तक मैंने अरेंज कर लिया, तेरे को कहीं को रहे पढ़ाई MBBS का, तो जा शॉप खोल के शॉप में बैठ के काम कर ले। तो दिस इज द ट्रूथ ऑफ हैदराबाद। क्या करे साहब, असद भाई के दो तरीके। आप बोले ना पहले मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, 2 टाइप्स साहब, असल तो 2 टाइप्स असद भाई है। जो बाहर उनके आप उर्दू स्पीचेस को अगर कोई भी थोड़ा भी मेहनत कर कर उनके उर्दू स्पीचेस को ही सुनने की कोशिश करेंगे, तब आप बताइए कौन से बढ़िया पार्लियामेंटेरियन है वो। जब से आपने इस तरह की बातें उनके बारे में कहनी शुरू की हैं, मैं सुन रहा था लोग कह रहे हैं कि जब से आई माधवी लता असद भाई लापता। रजत साहब, ये तो मेरा कैंपेनिंग के लिए बहुत बढ़िया स्लोगन बन जाएगी, है नहीं बात सही? आप थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल स्लोगन, वील यूज इट फॉर आवर कैंपेनिंग, थैंक यू। लेकिन आप उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं कि वो नफरत फैलाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, इसका भी कोई सबूत है आपके पास? साहब उनके RNA DNA में है साहब ये। आप क्यों सिर्फ असद भाई को सिर्फ क्यों आप ऐसे इल्जाम दे रहे हैं उनको? ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। मैं आपको बताती हूँ, उनके दादाजी अब्दुल वहीद दादाजी जो है, he was arrested on May 14th, 1958 under the orders issued by the Hyderabad police a day earlier under section 3(1) with the subsection 2 of the Prevention Detention Act 1950. The police booked Abdul Wahid Owaisi for rousing or attempting to rouse communal passions and attempting to create panic, resentment or hatred in the minds of Muslims against the state and the non-Muslims as disclosed by speeches made by him in public meeting. Date और तारीख तक हैं 5th, 12th, 23rd and 24th October 1957, 15th November 1957 and January 9th. ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकती है साहब, यह कहानी थोड़ी आगे भी बढ़ती है। अब इनके वारिस अकबरुद्दीन जी ये कहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन रईयों और मुसलमानों की जमात है, ये हिंदुस्तान के तोपों के सामने अपने सीने को पेश करने वाले रजाकार है। वैसे तो अकबरुद्दीन ने 2-3 गोलियां खाई है, लेकिन हमारे दादा पर दादा तो हिंदुस्तान के तोपों के सामना की है। अभी भी वो मजलिस है और रहेगा। क्या बात है ये। और इमीडिएट अकबरुद्दीन भाई कहते हैं, रजाकार पाकिस्तान भाग गए, वफादार यहां रह गए, तो कासिम नजवी के वफादार रह गए यहां पर। बताइए साहब, किसके वफादार रह गए यहां पर? किसके वफादार रह गए यहां पर जो कहते हैं ये लोग अकबरुद्दीन जी कि हम रजाकार हैं? लोगों को आंखें खोलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि एक बार खड़े होकर मैं बोला था 15 मिनट तो पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। अभी May 13 को जो हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं, अब दुनिया हिलेगा या अकबरुद्दीन का गढ़ हिलेगा, हिला कर दिखा देंगे साहब हम। बोलने के लिए कहा है साहब, बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं, करके दिखाने वाले हिम्मत वाले होते हैं। आप वहां लोगों को ये भी कहते हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जो उनको वोट देगा उसको बीफ मिलेगा। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा होमवर्क किया है, हमसे भी अच्छा। बीफ ईटिंग, इकोनॉमिक टाइम्स पॉलिटिक्स में डालते हैं, बीफ ईटिंग में बी बैंड इफ MIM नॉट वोटेड इन हैदराबाद। असदुद्दीन ओवैसी वो खुद मुसलमान की जिंदगी इतना छोटा बना दिया साहब कि मैनिफेस्टो में क्या, आज तक आपने किसी पॉलिटिशियन को सुनते हुए देखा कि भाई आपको चिकन खाने नहीं देंगे अगर आप हमको वोट नहीं देंगे, आपको कैडबरी खाने नहीं देंगे लोग तो मुझे वोट दीजिए?
40 साल से एक बैरिस्टर का ये स्टेटमेंट फॉर व्हाट इज अ मैनिफेस्टो? आई वुड रादर से हम ट्रिपल तलाक निकलवा देंगे, हम लड़कियों को अपने मैके में बराबर हक देंगे, हम मद्रासों में आर्टिकल 30 के तहत हम अंग्रेज पढ़ाई देंगे, हम मोहल्लों को साफ करवाएंगे, हम आईटी हब एस्टैब्लिश करेंगे, हम हिंदू मुसलमान के साथ रहेंगे, हम दंगा फसाद नहीं करेंगे, हम एससी एसटी के साथ रहेंगे। साहब वो तो रहना चाहिए ना साहब। अब ये मेरा इल्जाम ठीक है, आप बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं आप उनकी। नहीं, अब ये देखिए, दारुल इफ्ता जामिया निजामिया, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन विच हैज द राइट्स टू कम अप विथ फतवा। साहब अब फतवा तो हम नहीं निकालते साहब, फतवा तो ये लोग निकालते हैं। ये फतवे के हिसाब से ये कहता है अगर आप जिस देश में रहते हो उस देश अगर लीगली कहता है कि ये पर्टिकुलर जानवर को अब नहीं खाना चाहिए, यानी कि इस भारत देश कहता है आप गाय को मत खाइए, तो आपको वो जानवर को छोड़कर बाकी का खा सकते हैं, आप गाय को नहीं खाना चाहिए। एंड इज ही अ बेस्ट पार्लियामेंटेरियन? इज ही who even doesn't follow fatwa and who provokes Muslims not for their development? उनकी बढ़ोतरी पढ़ाई में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी अच्छे घर बनाने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी लड़कियों के 21 साल शादी होने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी लड़कियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी किसी में नहीं है साहब, बीफ खाने में है साहब, फतवा को अगेंस्ट जाकर। अब देखिए साहब ये वाला सफेद टोपी डालकर, मूछी मुंडवाकर, छोटे पैंट डालने से कोई मुसलमान नहीं बनते साहब। हमारा मोदी साहब असल इस्लाम के बारे में बात करे जब 99 नाम जो अल्लाह के हैं, उर रहमान रहीम जो कहता है कि दयालु और दया गुणवान है अल्लाह, ऐसा है एक मजहब इस्लाम जो सिर्फ प्यार करना जानते हैं, वो है हमारे मोदी साहब जो ट्रिपल तलाक को निकालकर मजहब ना देखते हुए एक औरत के आंसू का कदर क्या हुआ। ओवैसी साहब आपसे लड़ने के लिए सिर्फ टोपी लगा के पजामा लगा के तैयारी नहीं कर रहे, वो कैसे तैयारी कर रहे हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए, आपको डर लगेगा कैसी तैयारी है। अरे वाह अब देखिए ये रूप देखने वाला है साहब। मैं कह रही हूं बहुत डर गया मैं तो इतनी डर गई क्या मेरा क्लिप था आपके पास नहीं पहुंचा। मुझे भी त्रिशूल दिए थे साहब, एक डमरुक के साथ त्रिशूल दिए थे मुझे भी, हम वही रूप धारण करने वाले हैं बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं ये भी आपको बता देता हूं। जी बताइए। आपने कहा कि मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, वो कहते हैं मैं अकेला फिरता हूं मिस्टर मोदी, अगर किसी की मां में दम पैदा है तो आओ मुकाबला करो, और इस तरह पीठ पर से जो वार करते हैं उनसे मैं नहीं डरता, अगर हिम्मत है तो सामने आके वार करो। अच्छा चलिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल दिया मेरे को, ऐसा लग रहा है अपने भूखे को खाना दे रहे हैं ऐसे सवाल देकर। ये कहते हैं बार बार कि ज्ञानवापी मस्जिद को आपने तोड़ा, अभी यानी कि आप निकालने वाले हो, काशी बनाने वाले हो, अयोध्या के बाबरी मस्जिद को आपने तोड़ा। आप सब लोग सुनिए, ये मस्जिद बनाने वाले मुगल हैं जो कभी भारतीय थे ही नहीं, ये फॉरेनर्स हैं, है नहीं बात सही? यहां के अगर कोई भारतीय, यहां के लोग मस्जिद बनाते हैं, अगर उसी मस्जिद को एक मुसलमान ही तोड़कर वक्फ बोर्ड के लैंड को हड़प कर
पैसे बनाते हैं, उस मुसलमान को क्या कहना चाहिए? ये लीजिए, आई विल गिव यू अ प्रूफ. मॉस्क सैक्रिफाइस्ड फॉर मनी. Nefarious deals between corrupt politicians, officials and accused. So-called gentlemen too enter into secret deals at the cost of Qutub Shahi Mosque. And ये कहता है साफ साफ, MBT leaders staged agitations. MBT वाले agitations करे. MBT is another political party in Hyderabad, Mussalman party which has fought with these people, with AMIM. Demanding severe punishment for the people responsible for the demolition of the mosque. ये ऐसा एक बना, ये हैदराबाद में है, जो मॉस्क को ये लोग तोड़कर प्राइवेट पार्टी से हाथ मिलाकर ये लोग दे हैव मेड अ वेरी बिग अपार्टमेंट्स बनाए ये लोग यहाँ पर, जिसमें इट इज वेरी वेरी क्लियरली टोल्ड दैट इट हैपेंड बिकॉज, ये हुआ क्योंकि द ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM did not evince any interest, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, as the people involved in demolitions were very close to MIM. खुद के लोग ही इसको तोड़कर पैसे बनाए. अब बताइए कौन से मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं अयोध्या में, जहां यहां की अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब बढ़िया मस्जिद बनाने का भी वहां पे उन लोगों को इंतजाम किया है. I'll give you one more example साहब. जो हैदराबाद के शमशाबाद के एयरपोर्ट बना है, वो एयरपोर्ट एक मस्जिद को तोड़कर कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम पर MIM से जुड़कर उनके 1000 एकड़ लेकर बनाए, जिसमें अकबरुद्दीन साहब पहले, असदुद्दीन साहब बहुत फड़फड़ाए, फिर बाद में चुप हो गए. लेकिन आज तक ये लोग बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते हैं, उन मुगल जो कभी इस देश के थे ही नहीं. माधवी जी, आप बीजेपी में नई नई आई हैं, आपको पता नहीं, लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, आप उनके खिलाफ इतना बोले जा रही हैं. रजत शर्मा जी, आपका जो 30 साल आपकी अदालत का तजुर्बा को नमन करना चाहिए. अगर समझते हैं, हर सवाल को सच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए. समझते हैं कि बीजेपी भाजपा असदुद्दीन का बी टीम है, तो मुझे सीट कैसे दे सकते हैं? मैं तो पोल खोल रही हूं ना साहब, इधर एक एक लेके आकर. मैं कैसे बी टीम हो सकती हूं? मैं हो ही नहीं सकती. नाउ आई विल पुट यू वन मोर स्टेटमेंट. जिस AMIM और राहुल गांधी कांग्रेस के वार करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऊपरी तलीवार, आज आप इंटरनेट खोल के सभी लोग ढूंढिए, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में मेरे अगेंस्ट कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं किया है आज तक. स्टेट लेवल पे भाई भाई कहते हैं ओपन, दोनों AMIM असद जी और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी साहब. नहीं, राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी के 2 यार ओवैसी और KCR. वही तो कह रही हूं ना, 2 यार मोदी जी के, लेकिन इन 2 यारों में KCR तो मामू बांझा बोलकर ओपनली कहते हैं ये लोग. पता है आप लोगों को, मामू हुए KCR, बांझा हुआ अकबरुद्दीन जी, ओवैसी जी. अभी ये मामू बांझा बनेंगे, ये पार्टनरशिप में जाएंगे, यहां तक कि वो लोग अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ये इंफॉर्मेशन भिजाते हैं कि जहां जहां AIMIM के कैंडिडेट खड़ा नहीं होता पूरे तेलंगाना में, आप कांग्रेस या BRS को वोट दीजिए. रिलीजियसली ये पेपर खुल्लम खुल्ला मस्जिदों में बांटा जाता है. और आप बताइए, ये बी टीम है बीजेपी के. भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, बिहार में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, महाराष्ट्र में कैंडिडेट खड़े किए हैं, उस सीटों पर खड़े किए हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं. मुसलमान का वोट काटेंगे, फायदा मोदी जी को होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, RJD को नुकसान होगा. जो खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मस्जिदें तोड़कर पैसे बनाकर पूरे देश के बेचारे मुसलमान को वो लोग गुमराह कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है साहब? 40 साल के स्कूल में वो लोग PhD कर चुके हैं साहब इसमें. उनका एक ही काम है, गुमराह 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 करते. अब मैं एक ही सवाल करती हूँ आपसे, मैं उल्टा करती हूँ आपसे साहब.
मेरा हक बनता है। क्या पूरे दुनिया में, भारत देश में ये MIM के अलावा कोई मुस्लिम पार्टी आज तक क्यों जिंदा नहीं है? बताइए, आप बताइए साहब। एक मुस्लिम लीग है केरल में। हाँ, तो कहां वो बाहर? अब तक अभी इनको जाने दीजिए केरल, वो मर जाएंगे वहां पर, तबाह करके रखेंगे उनको भी। देखिए, अगर हैदराबाद की आप सोचें तो हैदराबाद में जिसकी सरकार बनती है, तेलंगाना में चाहे वो BRS की सरकार बने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बने, चाहे वो एक जमाने में TDP की सरकार थी, सब कहते थे ओवैसी साहब का आशीर्वाद लिए बगैर हमारी सरकार नहीं चल सकती, उनकी ब्लेसिंग से चलती है। हाँ, जैसे कि हम लोग भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाते हैं ना चारमीनार के पास, हम और अमित भाई हम लोग जाते हैं भाग्यलक्ष्मी देवी का ऐसा नमन करते हैं उनके आशीर्वाद लेने, ऐसे ये लोग असद जी का आशीर्वाद लेते होंगे। असद जी हमारे सर के ऊपर आप हाथ रख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? पूरा भारत देश में लोग मिले हुए हैं। उतना क्यों साहब, मैं आपको ओपन और एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि हम तो बिना कोई होमवर्क करके या बिना कोई प्रूफ के बाहर निकलने वालों में से नहीं है। 2023 असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। नामपल्ली एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे ठहरे थे फिरोज खान जी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गला फाड़ फाड़ कर उन्होंने 6 लाख बोगस वोट्स बाहर निकाले थे, और निकालकर उन्होंने सबको सबमिट किया है, GHMC को सबमिट किया है। उसके बाद जब रेवंत रेड्डी जी आए थे कांग्रेस के दरमियान, अभी जो जीते 2023, वो वहां के चीफ मिनिस्टर को भी दिए। कौन दिए? एक मुसलमान। कौन है उन्होंने? कांग्रेस पार्टी के। उनके मुंह चुप करवा दिए साहब। अब ये कौन से मुसलमान के मसीहा बन के फिर रहे हैं? ये किसी के मसीहा नहीं हो सकते साहब। तो आपका मुंह तो चुप नहीं करा सकेंगे कभी? हाँ, मेरा तो नहीं करा सकेंगे साहब। जनता में से एक सवाल ले सकते हैं। मैम से मेरा क्वेश्चन है कि मैम, हैदराबाद के जो मुसलमान हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में वो असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर आपको वोट करेंगे? मैं आपसे एक बात कहती हूं, क्या जिंदगी सिर्फ वोटों के अलावा कुछ नहीं है? जिन लोग हर पल डर से जीते हैं, एक एग्जाम्पल देती हूं मैं। एक नाम है मोहम्मद पहलवान, जो असद जी के साथ काम करते थे पहले ही। वो पहलवान के नाम से कहला जाते हैं क्योंकि वो दंगल और जो अखाड़ा होता है ना, वेरी ओल्ड स्टाइल के पहलवान है। उनके बेटे और वो एक सोशल वर्कर थे जो असद जी के साथ काम करते थे AIMIM में। वहां के वक्फ बोर्ड के जो लैंड्स है उसमें एक श्मशान है मुसलमानों का, उसको तोड़कर घर बनाने के चक्कर में पड़ गए थे AIMIM वाले। तो ये दोनों गए और पूछे साहब इसको तो बख्श दो साहब, ये वक्फ बोर्ड का है और अपने कुरान में लिखा हुआ है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। पहलवान है लेकिन जाके पूछा ये बात। तब दंगा फसाद हुआ जिसके अंदर अकबरुद्दीन जी को और ओवैसी जी को बहुत अच्छी तरह से पता है किसको कैसे भड़काऊ बात कहना चाहिए। माँ बहन के गाली देते हैं तो पहलवान साहब थोड़ी चुप बैठेंगे, भैया बताइए। तो बच्चा गुस्से में आ गया, पहलवान साहब वैसे भी ठहरे थे, सतर्क है उन्होंने, लड़का जवान है, नहीं ठहर पाया, अकबरुद्दीन को मार दिया। क्या हुआ? जिंदगी उसमें इतने साल सलाखों के पीछे पड़ गए। अब आम इंसान की बात समझिए साहब, जो छोटे छोटे मदरसा चलाते हैं, पसमंदे घर से हैं, अगर हम ये कहें कि हम ये करेंगे तुम वोट देने के लिए, तब हम में और असद के बीच में क्या फर्क रह गया भैया? जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना लेके आए थे, जो सिलेंडर देना था औरतों को, क्या सिलेंडर के ऊपर उन्होंने लिखे थे ये मुसलमान का सिलेंडर है, ये सिख का सिलेंडर है, ये हिंदू का सिलेंडर है? क्या आप समझते हैं उन्होंने इसीलिए सिलेंडर दिए उन सारे औरतों को जिसमें मैक्सिमम प्रतिशत मुसलमान घरों के औरतों को गए हैं? आई हैव अ डाटा ऑल्सो विच आई विल लेट यू नो। तो वो इसीलिए दिए क्योंकि वो गरीबी जानते हैं, वो इसीलिए दिए कि जो तकलीफ उनके माता जी ने देखी है वो कोई भी माँ नहीं देखना चाहिए। साहब हम इसी दिल से काम करते हैं, हम यही चाहते प्रार्थना करते कि वो सारे पसमंदा वुमेन स्त्री जो है या सारे उस गरीब मुसलमान है, जागो भाई जागो, जागो कि आपके खुद के कौम के लोग ही आपके ऊपर ऐसे जुल्म कर रहे हैं भड़का हुआ भाषण देकर। माधवी जी, आप चुनाव के मैदान में हैं, वोट तो मांगना ही पड़ेगा और मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कैसे जीतेंगी?
साहब अभी बीफ का नाम लेकर आप वोट मांगेंगे, अयोध्या का राम मंदिर लेके आप वोट मांगेंगे, बाबरी मस्जिद के ऊपर भड़काऊ बात लेकर आप वोट मांगेंगे, ये कौन सी बात है साहब? क्या आप उस्मानिस्तान बनाने के जा रहे हैं वहां पर? अब जिन्ना नहीं, जिन्ना के बाप निकल रहे आप इधर। अरे आप मुझे ये बताइए कि मुसलमान आपको वोट देंगे कि नहीं देंगे? साहब मुसलमान हमको बराबर वोट देंगे, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको यह जानना पड़ेगा। देखिए, आपकी पार्टी के एमएलए हैं टी राजा सिंह। हाँ जी, वो गोश्त महल से एमएलए हैं। जी हाँ। उन्होंने कहा कि हमें हैदराबाद में मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी हम मुसलमानों के वोट मांगने में लगा रहे हैं वो एनर्जी हिंदुओं में लगाएं तो अच्छा होगा। हाँ, तो उनकी पहली सेंटेंस को ले लेते हैं कि हमको मुसलमानी के वोट नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो आके वोट नहीं डालना है। भाई साहब, उसको समझने में एक तरीका होता है। उनका कहना है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 10 लाख हिंदू हैं और जब असदुद्दीन जी 5,15,000 वोटों से जब असद जी जी रहे, क्या 10 लाख हिंदू वोटों की बस नहीं है अपने लिए जीतने के लिए? बस ये बात कह रहे थे वो। आप इसको तो कुछ और ही बोल दे रहे हैं साहब। मुझे लग रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, आपको टिकट मिल गया, वो थोड़े परेशान हैं। साहब, ये राजा सिंह भाई की प्रॉब्लम नहीं है। पूरे देश में जब भी स्त्री को जब मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत तो जरा प्रॉब्लम तो होती है ना साहब। तो दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट इश्यू है साहब। अब चलता है, घर में भी कैसा है, अब बोलते हैं ना लड़की को 2 जेवरात ज्यादा खरीद के देते हैं, लड़के मुंह लटका के बैठते नहीं बैठते, बताइए। तो ऐसे घर का मामला है। अब थोड़ा राजा भाई नाराज है तो ठीक है, फिर आके हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। अभी परसों मैं उनके घर गई थी तो भाभी मिले थे हमसे, राजा भाई की पत्नी। अरे क्या स्त्री शक्ति है साहब। उन्होंने अम्मा हम आपके साथ आएंगे और जाके धूलपेट में पूरा आपके साथ हम अभी कैंपेन करेंगे बोले। तो स्त्री शक्ति के संगठन हो रहा है साहब वहां पर। वही तो मोदी जी चाहते हैं। 33.3 रिजर्वेशन क्यों लाना चाह रहे वो? क्या कि स्त्री शक्ति एकत्रित हो जाए और स्त्री बाहर निकले। जो हैदराबाद की जनता, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? एंड अगर आप वो गा के बयां कर पाए तो और भी अच्छा होगा। లేచింది నిద్ర లేచింది మహిళా లోకం దద్దరిల్లింది पुरुष प्रपंचम। इसका मतलब है जाग गई औरत और हिल गया पुरुष वहां के। एक और ब्रेक के लुटते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में माधवी लता पर इल्जामात और सवालात का एक और। ऐसा एक इंसान जो अपने धरती को मां नहीं कह सकता है, वो खुद के कौम के औरत का क्या देखरेख करेगा साहब? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं माधवी लता पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर इल्जाम है कि ये मुसलमानों के घरों में घुसना चाहती हैं। अब देखिए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि माधवी लता को तब नोटिस किया गया जब उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ एक बड़ा एजिटेशन खड़ा कर दिया। बहुत मुस्लिम महिलाओं को इस बात के लिए उकसाया। अब ओवैसी साहब कहते हैं ये हमारा मजहब का मामला है, हमारे घर का मामला है, ये कौन है हमारे घर में झांकने वाली? ओहो, उनके घरों के लड़कियों को बार बार बेचा जाता है और मजहब का नाम लेकर ये लोग गलत काम करते। कुरान तक ये नहीं कहता है आपको तलाक 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 एक साथ कहना चाहिए। कुरान ये कहता है कि पहली तलाक आप निकाह जैसे करते हो उसी तरह से लड़का लड़की इस तरफ लोग उस तरफ लोग बैठकर पहली बार तलाक कहना चाहिए। उसके बाद 3 या 6 महीने के वक्त दोनों को देना चाहिए। एक एक घर के नीचे दोनों को रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी मजहब नहीं चाहती कि एक बनी बनी शादी को बिगाड़े। तब ही नहीं बनता है तो दूसरी बार कहना चाहिए, फिर उन्हीं लोगों के सामने, और 3 महीने के बाद तीसरी बार तलाक कहना चाहिए। अब आप बताइए, जब ऐसा उसूल है कुरान में कि 9 से लेकर 12 महीने तक कोई तलाक 3 बार नहीं कह सकते हैं, उसके बाद भी उनको उस सारी चीज लौटाना चाहिए लड़की को जो उन्होंने शादी के दरमियान लिए हुए हैं,
और इसके बाद बच्चों के लिए, बीवी के लिए भी उनको जो जिनसे तलाक हो गई है उनको गुजरने के लिए कुछ पैसे रकम देना पड़ेगा। इस जगह पे अगर लोग दलाल बनकर ट्रिपल तलाक लेके आकर अपने फायदे के लिए मुसलमान लड़कियों को बेचते हैं, ये लोग अपने फायदे के लिए इनको पसमंदा रखते हैं, अपने फायदे के लिए ये लोग लड़कियों को बड़ा होने नहीं देते हैं, अपने फायदे के लिए ये लोग लड़की के शरीर से व्यापार करते हैं। बताइए साहब, ये कैसा उनका हक बनता है? ये डेमोक्रेसी है साहब? टू द पीपल। माधवी जी, अब कुरान शरीफ उनकी, शरीयत उनकी, कानून उनके, लड़कियां उनकी, निकाह उनके, शादियां उनकी, आप कौन है बीच में बोलने वाले? I am the citizen of this country who keeps the right to interfere into the pain of any woman or any citizen of this country. अब उनका इल्जाम यह है कि बीजेपी की तरफ से साहब उन्होंने आर्टिकल 19 के बारे में अगर किसी ने पार्लियामेंट में देखा, उन्होंने जोर जोर कर चिल्ला कर आर्टिकल 19 के बारे में बताए थे। इफ यू गो थ्रू हिज स्पीच इन पार्लियामेंट, ही सेज मोदी भाई ने एक ही बात, दे हैव डन एन अमेंडमेंट, द गर्ल शुड गेट मैरिड एट द एज ऑफ 21, ताकि लड़की इस प्रकार की ट्रिपल तलाक रहने दीजिए या कोई और गरीब या गांव में लड़की की जल्दी शादी हो रही है, बाल विवाह, तो उससे बचने के लिए लड़कियों को खुद का निर्णय लेने के लिए शादी का उम्र 21 के, इसको पकड़कर आर्टिकल 19 उठाते हैं। आर्टिकल 90 में कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है द फ्रीडम इज फॉर लिविंग रिलेशनशिप, फ्रीडम इज फॉर सेक्स, फ्रीडम इज फॉर डू मैरिज व्हेन एवर दे वांट। आर्टिकल 19 कहती है यू कैन हैव प्रोफेशनल फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच। ये नया लाके कहां डाल दे रहे आप लाए ना नया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, हाँ जी, जिसके तहत लिव इन के लिए भी कानून है। ओवैसी साहब जब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों के बेडरूम में झांकने वाला कानून है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेडरूम कहां से आ गया साहब? अभी ये तो मेरे समझ के बाहर है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जिन औरतों को मायके में लड़कों के बराबरी में प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनका हक बनता है बिना मजहब देके लड़की को भी लड़के के बराबर मायके में हर हक मिलना चाहिए। अब ये बेडरूम कहां से आया प्रॉपर्टी में? अच्छा, वो कॉट और बेड देने के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए उनको लगता है ये जो सारे कानून हैं, हाँ, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, या 33.3% वुमेन रिजर्वेशन हो, चाहे सीए हो, ये सारे के सारे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। असद जी औरतों के पीछे पड़े साहब, वो औरतों को ऊपर उठना नहीं चाहते। जिन व्यक्ति को औरत के आंसू पहुंचना रहता है ना, वो सबसे पहले आगे बढ़कर उनके तकलीफें, उनके दिक्कतों के बारे में स्वयं पार्लियामेंट में बात करते हैं। ऐसा कभी बर्ताव नहीं करते हैं जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि पसमंदा मुसलमान और हर मुसलमान औरत को इज्जत दीजिए, समानता दीजिए, और ये बीच में आते हैं कि नहीं मिलना चाहिए। तो किसके द्वेषी है साहब? वो इसलिए उनको लगता है कि ये ऐसे सब जब कानून आएंगे, सीए आ जाएगा, तो चलने के लिए औरतें नहीं मिलेंगी, हमारी शिनाख्त और हमारी पहचान पर सवाल उठेंगे, मुसलमान की पहचान खत्म हो जाएगी इस देश में। केवल असद जी की पहचान निकल जाएगी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरतों की तरक्की नहीं होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरत को स्वेच्छा नहीं मिलना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने, और बेनजीर भुट्टो नहीं पहनेंगे। उन्होंने सब बिना बुर्का पहने, बिना कोई फेस मास्क, बिना कुछ पहने बेनजीर भुट्टो जी वहां पे प्रधानमंत्री बनेंगे। और सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया आ जाएगी। डू यू नो दैट? अभी सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया के कंपटीशन चल रहे हैं। तो वो कौन सा इस्लाम के कंट्री है साहब? ये मदरसों में पढ़ाई नहीं करवाते, 75 ईयर से जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 दिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इन एकमात्र ऐसा इंसान है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी
औरत का सूरत किसी को नहीं दिखना चाहिए। वाह वाह, इसीलिए कहती हूँ रजत साहब, ये ऐसा एक इंसान है जो कहता है मेरा मुंह से भारत माता जय नहीं आएगी। ये ऐसा इंसान है जो कहता है मेरा गर्दन पे चाकू रखो फिर भी मैं भारत मां नहीं कहता हूं मैं। ऐसा एक इंसान जो अपने धरती को मां नहीं कह सकता है, वो खुद के कौम के औरत का क्या देखरेख करेगा साहब। अब मुझे ये बात समझ में आ गई, कम से कम आपको लग रहा है कि हैदराबाद की औरतों के मुस्लिम वोट तो मिल जाएंगे आपको, जो वहां की मुस्लिम औरतें हैं उनके वोट तो मिल ही जाएंगे साहब। जिसको इनसे बाहर निकलना है ना, वो फौरन हमको वोट डाल देंगे। जनता में से लोग एक दो सवाल ले सकते हैं मजीद। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी हाल ही में ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उनके घर गए थे मातम पुरसी के लिए, इसके बावजूद आपकी पार्टी ने उसे सियासी मुद्दा बना दिया, ऐसा क्यों? अब उन्होंने वहां क्या कहा था ये मैं आपको बता देता हूं। जी कही बताइए। वो जब मातम पुरसी के लिए गए जी साहब, तो ओवैसी साहब ने कहा इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। बहुत बढ़िया साहब। अब इनके बारे में और एक बहुत अच्छी बात हम सबको जानना है, इन लोगों को मुख्तार जैसे 8 लोगों को खून करने वाले चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस, असदुद्दीन ओवैसी बुक्ड फॉर दिस सेडिशन ओवर एक्सटेंडिंग लीगल एड टू अलेज्ड ISIS मेंबर्स। आप बताइए, ये है मुसलमानों का मैसैया। उन्होंने कहा कि कोई आदमी गुमराह हो गया था। अच्छा, उसके ऊपर केस चल रहा है। 8 कत्ल कर गुमराह हो गया। अरे यार, तो ये तो छोड़ देंगे तो और कत्ल करते वहीं गुमराह ही फिरेंगे। और इसका मुख्तार अंसारी से तो कोई लेना देना नहीं है। मुख्तार अंसारी तो उस इलाके से पार्लियामेंट के लिए भी चुने गए थे। अगर ISIS मेंबर्स को क्या बोलते हैं मदद देने वाले असद जी 40 साल से अगर जीत रहे, तो 8 खून करने वाले मुख्तार साहब अगर जीत जाते हैं कहीं से, तो कौन सी ताज की बात, कौन सी बात है साहब कि वी हैव टू रियली बी वरीड अबाउट इट। इसीलिए कहती हूं असद इज नॉट द बी टीम ऑफ BJP। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। असद, मुख्तार अंसारी, ये सारे लोग एक दूसरे के बी टीम हैं और एक दूसरे के लिए ये लोग काम करते हैं। और पूरा इल्जाम लेकर ऐसे अच्छे शख्स, ऐसे नेक लोग जैसे मोदी भाई हैं, अमित भाई हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं देश के लिए, बिना कोई मजहब को बीच में लाते हुए, उनको बार बार उनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगाना चाहते, ताकि कोई भी मुसलमान ये ना समझ बैठे कि सही में असली मैसैया और असली जो इंसान उनके लिए है वो मोदी भाई है। आप कहते हैं ये औरंगजेब के रूल से भी बदतर है। हाँ, अंग्रेजों के रूल से भी बदतर है। लगता है कि दोनों भाई मिलकर रूल कर रहे हैं। जी हाँ जी। तो चेंगीचेरला में क्या हुआ? चेंगीचेरला का किस्सा ऐसा है भाई साहब कि वहां पर पारदीवाड़ा के लोग वो होते हैं जो सिर्फ फल बेचते हैं। उन लोगों को हम लोग पिट्टलोल्लू बोलते हैं, जो वहां के भाषा है। आप अगर देखा गए तो ये जो ST लोग होते हैं बेचारे, इनको किसी प्रकार का उन्नति हम उनमें नहीं देखते हैं। उनकी जिंदगी फल बेचते निकल जाता है। ये लोग सबसे बड़ा गुनाह पता है क्या किया उन लोगों ने? होली मनाई साहब, होली मनाई। बस थोड़ा म्यूजिक लगाया, चंद लड़की आकर नाचते गाते होली मनाए। इतनी बड़ी गुनाह है साहब वो, कि आपके यहाँ मस्जिद से चंद नौजवान बाहर निकलते हैं और उनके फोटोज और वीडियोस निकालते हैं। इनके लड़कियां तो हिजाब डाल के बाहर जाना चाहिए, और हिंदू के लड़कियां वहां पर ST के इतने छोटे लोग हैं, वो लोग बेचारे, उनकी आवाज तक बाहर नहीं जाती है, और वो उनके घरों के सामने म्यूजिक लगाकर होली के जश्न मना रहे। आप उनके वीडियोस बनाते हो। ये अच्छे घरों के लड़कों का काम है क्या? बताइए, आप बताइए। और
आपके लिए दोनों लड़कियां बराबर नहीं है क्या साहब? आपने एक स्टेटमेंट दी, एक स्टेटमेंट भी आप उसके ऊपर गए क्या वहां पर आप? अब मुख्तार के मौत पे जाते हो आप मातम मनाने, और 8 लड़कियों का सर फुट गया वहां पर। एक लड़की तो गर्भिणी थी वहां पर, प्रेग्नेंट थी, आप वहां तक गए नहीं। हम बोलते हैं बराबर। और जब मैं अस्पताल गई थी, गवर्नमेंट अस्पताल, वो लड़की को जानने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे मुझे, और एफआईआर बाहर निकाली, तो पेटी केसेस, सर फोड़ने के लिए पेटी केसेस लगाएंगे साहब आप, जो एफआईआर मिलती है ऐसी तुरंत। और जब यही पूरे पारदीवाड़ा के लोग अपने आप को सुरक्षा करने के लिए उल्टा उन पर सर फोड़ने के बाद उनसे लड़ते हैं, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगाते आप उनके ऊपर। कहां का डेमोक्रेसी साहब ये? अब अगर हम आवाज उठाते थे उसके ऊपर तो हमको आप बोलते कुछ और। हाँ, तो ये औरंगजेब भी है, ब्रिटिश भी है, यहां पर तोड़ रहे आप लोगों को, अब भड़काऊ भाषण देकर आप तोड़ रहे नहीं तोड़ रहे हिंदू मुसलमान को? आपको चाहिए नहीं हिंदू मुसलमान एक बनने के लिए इस देश में? अरे कभी तो अच्छे बातें करो साहब, आप एक बार तो कहो, सुनने को तरस रही हूं मैं इधर, कहो आप बात, अच्छे बातें करो। उसके बाद मैं अस्पताल जाती हूं और नेशनल न्यूज वाले आके मुझे कवर कर रहे हैं, बाजू बगल में एक मां थी और रो पड़ने लगी। मैं बोली क्यों रो रहे हैं आप? तो कहती है 18 साल की लड़का, एक ही बच्चा, 2 दिन हो गए उसको एक मुसलमान बच्चा ने बैकयार्ड में बस में काट कर इंटेस्टाइन्स बाहर फेंक दिए। अब मैं ये बात कहती हूं तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। क्यों बताइए? हर मुसलमान तो नहीं करता, और जो कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं जब भी मैं ये बात कहती हूं, लेकिन सच्चाई तो यही है ना साहब। और ये बात जब मैं सुनी उनसे और उनको नेशनल न्यूज में जाने के लिए मैं मदद करी और मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगी, 1 घंटे में, जो 2 दिन से बच्चा का पोस्टमार्टम बॉडी नहीं मिल रहा था, 1 घंटे में बॉडी मिल गया साहब उनको। अब जब हैदराबाद में आप लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, ये सारे इश्यूज आप लोगों के सामने रख रही हैं, चुनाव जीतेंगी तो लगता है कि आपको कुछ भला कर पाएंगी वहां के लोगों का? कुछ भला क्या साहब, आज तक अंधेरे में है, रोशनी में लेके आएंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को। सूरज उगता हुआ सूरज का उजाला दिखाएंगे हम, उसको दिखाएंगे उन लोगों को कि इतिहास बनाएंगे हम कि इस भारत देश में हिंदू और मुसलमान भाई भाई बनकर रह सकते हैं। ये अब्दुल कलाम जी का जैसा बने से देश है ये। अब की बार हम दिखा देंगे, 400 पार हैदराबाद से करेंगे हम लोग। और ये भी दिखाकर रहेंगे सारे दुनिया को जो मोदी भाई ने कहा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं एक लाइन तो वो पसंद करती हूँ कि बोलने के लिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब आज से। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब आज से। हम चलेंगे साथ साथ, डालें हाथों में हाथ, क्योंकि सबका साथ परफेक्ट। चलिए यहाँ एक और ब्रेक के रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में माधवी लता पर इल्जाम और सवाल का एक और। ये लोग बाहर आकर पॉलिटिक्स में बोलते हैं ये डेंगू है। साहब मैं कह रही हूं, जिस धर्म को डेंगू बोले ना, उसी से किसी ना किसी दिन प्यारे हो जाएंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं माधवी लता पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर इल्जाम है कि ये कट्टर हिंदूवादी हैं। माधवी जी,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसीलिए आपको ओवैसी साहब के खिलाफ मैदान में उतारा गया क्योंकि आप एक कट्टर हिंदूवादी हैं। हम इसीलिए कट्टर हिंदूवादी है क्योंकि हम ये मानते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। हम कट्टर हिंदूवादी इसलिए है कि हम मानते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। लेकिन आजकल जो तमिलनाडु के जो नेता हैं, हमने उदयनिधि मारन की बात सुनी, उन्होंने कहा कि सनातन को तो उस तरह तक खत्म करना चाहिए जैसे हम डेंगू और मलेरिया को खत्म करते हैं, सर्वनाश कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन जी को पहले पता है क्या करना चाहिए? अपने घर में जाकर बीवी और माता जी जो घर में रोज पूजा कर रहे हैं ना, वो पूजा गदी को पहले खाली करवा दीजिए। आप पहले बीवी और माता घर के अंदर बेटे और पति का संरक्षण के लिए रोज आरती उठाती है, और ये लोग बाहर आकर पॉलिटिक्स में बोलते हैं ये डेंगू है। साहब मैं कह रही हूं, जिस धर्म को डेंगू बोले ना, उसी से किसी ना किसी दिन प्यारे हो जाएंगे। और सबसे नई बात तो राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हमें उस शक्ति से लड़ना है। साहब बराबर कही ना हमने, हिंदू धर्म शक्ति है, शक्ति से लड़ना है। सामने बैठी हूं ना मैं। अरे वाह, राहुल जी ने जीवन में पहली बार एक तो सही बात बताई साहब, एक तो सही बताई, क्योंकि उनकी दादी जी भी शक्ति थी साहब, पहचान नहीं पाए उन्होंने। इंदिरा गांधी जी भी शक्ति थी, जो दादी को नहीं पहचान पाए वो इस देश के औरतों को क्या पहचानेंगे साहब? इस भारत माता को क्या पहचानेंगे साहब? देखिए, उन लोग का कहना है कि मोदी जी इसी हिंदू शक्ति को इकट्ठा करके वोट लेना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसको बीजेपी का शो बना दिया पूरी तरह से। साहब ये लोग इटली में मिलकर बोफोर्स का गफला कर सकते हैं, ठीक है, इनका जायदाद है ये। और अकबरुद्दीन जी गुदगे मस्जिद तोड़कर बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बोलते रहेंगे। और बचपन में ना टोपी लगाई इन्होंने, ना मुंडवाया कुछ भी। तो अभी आते हैं ये सब करके मुसलमान बनने के लिए। और इल्जाम एक मोदी जी पे लगाते हैं, जो हमारे हिंदुओं के लिए इतिहास में जो हमारा हक था, एक रामालय बना दिए। क्या ये लोग मक्का नहीं जा रहे क्या? बताइए, ये मुसलमान जो असदुद्दीन जी बात कर रहे हैं, असदुद्दीन जी जो मक्का नहीं जाते क्या? पहले आप हैदराबाद के तोड़े पोड़े वैसे मस्जिदों को फिर बनवाइए, गवर्नमेंट से वापस लेकर वक्फ बोर्ड के पूरे लैंड्स। तो क्या हिंदुओं को एक मंदिर बनाने का हक नहीं है साहब? अब किसके लिए? मेरे एक बात तो समझ की बाहर है साहब, आप मुझे समझे, आप बड़े हैं मेरे से। ये लोग पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोता है, अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोते हैं इन्होंने, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोते हैं इन्होंने। यहां के औरतों को, पसमंदों के लिए अगर आप ट्रिपल तलाक दे दिए, यूसीसी दिए तो रोते हैं इन्होंने। खुद के मस्जिद तोड़कर चुपचाप पैसे बना लेते हैं और बाबरी मस्जिद के बारे में रोते हैं इन्होंने। जय हिंद कोई और लिखा हुआ रहता, कुछ और इतिहास बनाकर इन्होंने चिल्लाते रहते हैं। क्या तकलीफ है साहब इनको इस देश से? इसीलिए मैं कहती हूं साहब, रजाकार चले गए, कासिम रजवी के वफादार रह गए। साहब जब तक ये भी चले नहीं जाते इस देश से, यहां के मुसलमान का तरक्की नहीं होती है साहब, मैं बता रही हूं, यहां का मुसलमान का तरक्की नहीं होती है। तो कब भेजेंगे आप इन्हें? साहब एक बार अभी देखते रहिए, ये हार जाएंगे। सिर्फ यहां पे नहीं, सिर्फ हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में ही नहीं, भारत देश में जहां जहां ये जा रहे हैं ना,
हिंदुओं पूरे और मुसलमान भी पूरे एकत्रित हो जाएंगे और इनको हरा कर रहेंगे देश के पूरा। पब्लिक में से सवाल ले लेते हैं। हाँ। हैदराबाद से के कविता इस समय तिहाड़ जेल में है। उनका कहना है कि सियासी साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप क्या कहना है, क्या वो बेकसूर है? इतना जब शोर मचा है कविता जी का ईडी का अरेस्ट, तो ये किंग्स ग्रुप जो असद को इतना पीछे से बैकअप कर रहा है, गाड़ी तक दे रहा है, उसके शास्त्रीपुर में घर तक बना के दिए, उसका फंड करते हैं, ये ईडी बाहर क्यों नहीं आया बताइए आप? इसीलिए क्योंकि वहां के जर्नलिस्ट डरते हैं ऐसा असद से। साहब ये बहुत बड़ा दुनिया है, यहां पे बहुत जोते रहते हैं। सवाल कोई किसी पर पूछे आप उसको ओवैसी साहब से कनेक्ट कर देती हैं। उन्होंने के कविता की कविता की बात की थी, आप इसमें ले आए। अब के कविता, क्योंकि कविता जी के पिताजी जो केसीआर साहब है, असदुद्दीन जी जो एएमआईएम के प्रेसिडेंट है, मामू बांजे है साहब। आप समझ नहीं रहे बात। वो तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं मैं मामू बांजा मामू बांजा मामू बांजा। जब मामू बांजा का रिश्ता है तो सभी मिला हुआ रहता है ना साहब। अब आप ही बताइए, मैं तो बहुत छोटी हूँ इन लोगों से, क्योंकि नए नए आई हूँ पॉलिटिक्स में, मैं क्या जानूँ मामू बांजा का रिश्ता। अब कोई नहीं कहेगा कि आप नई नई आई हैं। हमने सुना है कि आप बहुत ही प्यारे भजन गाती हैं, तो अगर आप एक इतनी बातों के बाद एक प्यारा सा मीठा सा एक राम भजन गा देती तो शो की शोभा और बढ़ जाती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। माधवी लता जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और आपने बड़ी बेबाकी से सब सवालों के जवाब दिए, और ये कोई नहीं कहेगा कि अब आप राजनीति में नई नई आई हैं। आपने तो बिल्कुल फुल फ्लेजेड पॉलिटिशियन की तरह जवाब दिए हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज सोनल मानसिंह का फैसला। वेलकम बैक। आज हमने मुकदमा चलाया माधवी लता पर। राजनीति में नई है लेकिन राजनीति को अच्छी तरह जानती हैं। हमने उनसे उनके बचपन से लेकर उनके एक्टिविज्म तक हर सवाल पूछे, उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए, सफाई से जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज जानी मानी डांसर सोनल मानसिंह के फैसले का। हमने सुना था कि पत्थर फेंको तो आईना टूट जाता है, लेकिन आज जाना कि ये समाज का आईना पत्थर को भी तोड़ देगा। और अग्निशिखा, द्रौपदी को अग्निशिखा कहते थे, आज एक और अग्निशिखा हमारी भारत माता की प्रतिभाशाली पुत्री यहाँ बैठी हैं। इनकी सारी बातों में सच्चाई झलकती है, आत्मविश्वास झलकता है और इस भारत भूमि के गौरव की गाथा झलकती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी बात पे चलती जाएं। नाम उज्जवल करें अपना, नाम उज्जवल करें भारत माता का, और सबकी आप बने दीदी, बड़ी बहन। इस विश्वास के साथ कि माधवी लता इसी तरह से जनता की आवाज़ उठाती रहेंगी, गरीबों के लिए सेवा करती रहेंगी, और आने वाले चुनाव में उनके लिए मुकाबला कठिन है, मुकाबला ओवैसी साहब से है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो इस चुनाव को इसी शिद्दत से लड़ें, सफलता हासिल करें। मेरी मुलाकात आपसे होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।